पवन दुग्गल जी हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में और ये जानकारी और बेहतर तरीके से दर्शकों तक जाएगी। 823 नाम की कंपनी कर्नाटक हाई कोर्ट में गई है ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर, उसके प्रावधानों को लेकर जो कुछ भी अभी चल रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स पवन जी ये कह रहे हैं कि दरअसल इस कानून में, मैं कानून कहूंगा माफी के साथ, क्योंकि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर चुके हैं। बात यह है कि एक्सपर्ट का कहना है कि गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल को इसमें पूरी तरीके से साफ गोई से, उसमें क्लियर कट कुछ नहीं है, वो डिफाइन नहीं है। क्या 823 इस चीज का फायदा उठा सकती है या इस कमी को देखते हुए कोर्ट का रुख कर गई है कि इसमें कुछ वो हासिल कर पाए? देखिए, क्योंकि मैटर अब सब जुडिस है तो उसके ऊपर हम चर्चा में नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अदालत डिसाइड करेगी। लेकिन बुनियादी तौर पर कुछ मुख्य कानूनी बिंदु बहुत क्लियर है। पहला बिंदु कि ये कानून कहता है कि चाहे आप गेम ऑफ स्किल हो या चाहे गेम ऑफ चांस हो, अगर आप ऑनलाइन मनी गेम हो या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस हो, तब आप इस के दायरे के अंतर्गत प्रोहिबिटेड माने जाते हैं। और इस संदर्भ में अगर आप इस तरह का गेम भारतवर्ष में खिलाएंगे तो वो दंडनीय अपराध होगा, 3 साल की सजा होगी, 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। तो ये कहना कि कानून ने डिस्टिंग्विश नहीं किया गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कानून ने जब ऑनलाइन मनी गेम या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस की परिभाषा दी है तो स्पष्ट कह दिया कि चाहे आप गेम ऑफ स्किल हो या चाहे गेम ऑफ चांस हो, हम चाहते हैं कि इस तरह की गेम भारतवर्ष में आए ही ना। तो ये कहना कि साहब गेम ऑफ स्किल जो है अब हमें आने की इजाजत दी जाए, वरना गेम ऑफ चांस को ना दी जाए। जब संसद ने अपना मन बना लिया और अपनी मंशा में कह दिया कि साहब गेम ऑफ स्किल होगा या गेम ऑफ चांस हो, मुझे इस तरह की कैटेगरी गेम भारतवर्ष में चाहिए, और अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्रिमिनल लायबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। इश्तेहार देंगे तब भी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, 2 साल की सजा होगी, 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो संभावित तौर पर मुझे लगता है अब तो अदालत के सामने मामला होगा। लेकिन क्योंकि सरकार ने इसके डेफिनेशनल क्लॉज में इसकी डेफिनेशन को इतना ज्यादा विस्तार रूप से आपने परिभाषित कर दिया है, तो क्योंकि उसकी मंशा संसद की उस डेफिनेशन से देखनी है और उसके उद्देश्यों से देखनी है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट से देखनी है, तो बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि संसद इस तरह की गेम को चाहती ही नहीं है, चाहे वो गेम ऑफ स्किल ही क्यों ना हो। तो अगर संसद की मंशा ये है तो फिर अदालत डिटरमाइन करेगी कि भाई क्या दलीलें हैं जो पिटिशनर दाखिल कर रहे हैं और उनके ऊपर क्या फैसला दिया जाना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में कानून बहुत क्लियर है। अगर अदालत या न्यायालय कुछ और ऑर्डर करता है तो फिर वो कानून बन जाएगा। पवन सर हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी भी हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पवन जी नमस्कार। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आसपास की जो घटनाएं होती हैं, जो विदेशों में जो कुछ चल रहा है, क्या उसका भी संज्ञान लिया जाता है कोर्ट में? जैसे फॉर एग्जांपल यूएई को अगर आप देखें तो फैंटेसी स्पोर्ट्स को वहां गैम्बलिंग यानी गेम ऑफ चांस कहा गया है, और इसी तरह से यूके में भी कहा गया। और अगर आप यूरोप में देखें तो स्पेन से लेकर बेल्जियम, बुल्गारिया, एस्टोनिया और तमाम मुल्क, स्लोवाकिया, हंगरी, थाईलैंड, फिलीपींस, इन सब में जो है इसको गैम्बलिंग की श्रेणी में गिना गया है। स्किल गेम ऑफ चांस कहा गया है, स्किल का नाम नहीं दिया गया है। क्या इन घटनाओं का भी इस पर माननीय कोर्ट जो है संज्ञान लेता है? देखिए, कोर्ट पूरी प्रकार की परिस्थितियों को संज्ञान में लेता है, ग्लोबल देखता है ग्लोबल क्या करते हैं, बट अल्टीमेटली जब कोर्ट निर्णय लेता है तो वो भारत के संविधान, भारत के कानूनी ढांचे को मद्देनजर रखते हुए देता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट शुरू से बहुत क्लियर रहा है, अगर कुछ चीज गेम ऑफ चांस है तो वो गैम्बलिंग है, गेम ऑफ स्किल है तो फिर आप गैम्बलिंग के दायरे से बाहर आ सकते हैं। लेकिन जब संसद ही कहती है कि जब आप ऑनलाइन मनी गेम खेलते हैं तब चाहे गेम ऑफ चांस हो या गेम ऑफ स्किल हो, वो स्वयं एक क्रिमिनल लायबिलिटी के अंतर्गत आ जाती है। तो मुझे लगता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि कोर्ट क्या बोलेगी। लेकिन सरकार ने, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टमैन ने काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत विस्तार तरीके से उन्होंने इस ऑनलाइन मनी गेम की परिभाषा दी है। और मोर सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार और संसद चाहती है कि जो इनोसेंट भारतवासी हैं, जो ब्लीड कर रहे हैं, जो इस ऑनलाइन मनी गेम्स के भंवर में फंस चुके हैं, उन्हें
निजात दी जाए, उन्हें इफेक्टिव रेमेडी प्रदान की जाए, और उसके लिए अगर सुचारू रूप से क्रिमिनल लायबिलिटी लाने की आवश्यकता है तो ये कानून लेकर आया है। अब बाकी देखते हैं कि अदालत इसमें क्या फैसला देगी। पवन जी, हम मैं कुछ तर्कों पर जाना चाहूंगा। गेमिंग इंडस्ट्री ने तर्क रखे कि 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, उनका कहना है 20,000 करोड़ का टैक्स देते हैं, उनका कहना है कि 2020 में 36 करोड़ भारतीय गेमर्स थे, 2024 में वो 50 करोड़ हो गए, एक बड़ा तबका हो गया। लेकिन यहां पर जो विरोध में हैं, उनका कहना है कि सरकार का कहना है कि बच्चे आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे थे, चोरी की तरफ बढ़ रहे थे, गलत तरीके से पैसा जा रहा था घर का। उनका कहना है कि शराब, सिगरेट ये भी चेतावनी के साथ आते हैं कि इनसे भी नुकसान होता है, लेकिन ये लगातार चलते रहते हैं, इन पर किसी तरीके की कोई बंदिश पाबंदी नहीं होती, जबकि इनसे वही कैंसर होता है या दूसरी चीजें होती हैं, लोग दुनिया से जाते हैं। तो वो तुलना इसमें कह रहे थे कि ये किस तरीके की बराबरी है। पवन जी, देखिए, अगर कोई ऐसा गेम है जो भारतीय समाज को खोखला कर रहा है, भारतवासियों को एक लीच की तरह चिपट गया है और उन्हें बिल्कुल खोखला कर रहा है दीमक की तरह, तो कहीं ना कहीं दायित्व सरकार का बनता है कि वो भारतीय नागरिकों के संरक्षण के प्रति अपना काम करें जी। और इसके लिए भारतीय सरकार को संविधान क्या दिशा निर्देश मिलता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो अध्याय है भारतीय संविधान में, वो स्पष्ट तौर पर सरकारों को हिदायत देता है कि वो ऐसे कदम उठाएं ताकि भारतवासियों को, भारतीय समाज को नकारात्मक रूप से प्रभाव ना हो सके और जो दुष्प्रभाव हम भारतीय समाज में देख रहे हैं उसमें कटौती की जा सके। यानी जो सरकार रोकने की कोशिश कर रही है जी। कर्नाटक हाईकोर्ट का इंतजार करना होगा सर, जैसा आपने कहा सब जुडिस है। आपके जरिए हमारे दर्शकों ने समझा कि क्या दायरे हैं और किसमें और क्या बातें रखी जा सकती हैं। बहुत धन्यवाद मनोज सर आपका और पवन सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में लोगों ने समझा होगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है इस मुद्दे के पीछे।